हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 49 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और कंटिन्यूटी में यहाँ तक आएँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो कि है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका पॉलिटिकल थाट, उनका कंट्रीब्यूशन सब कुछ पढ़ेंगे हम डिटेल में इसी एक लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनको हम जानते हैं बाबा साहब के नाम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबा साहब किसको कहते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कब और कहाँ पैदा हुए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा हुए थे 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। कहाँ पैदा हुए थे? मऊ में। मऊ कहाँ है? आज के मध्य प्रदेश में। उनकी डेथ होती है 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। मऊ में पैदा होते हैं, दिल्ली में उनकी डेथ होती है। 1891 में पैदा होते हैं, 1956 में डेथ होती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? इम्पॉर्टेंट है, ये बिलोंग करते थे महर कास्ट से। महर कास्ट जो कि एक महर कौन होते हैं? ये दलित में आते हैं, दलित में आते हैं। ही बिलोंग्स टू महर दलित कास्ट। ये कास्ट कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की कास्ट है। महाराष्ट्र में और आसपास के इलाकों में महर या महर जो कि दलित कास्ट है वो पाई जाती थी, तो उस कास्ट से ये बिलोंग करते थे। बट इनका पैदाश जो है वो मऊ का है, मध्य प्रदेश का। इस क्लास को अनटचेबल्स के तौर पर देखा जाता था। ठीक है, इस कास्ट ने बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस किए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी काफ़ी सारे सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस किए। वो एक प्रोमिनेंट इंडियन जूरिस्ट थे, एक इकोनॉमिक्स थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक कोट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये कोट है कि इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, अगर मुझे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया जा रहा है, इफ आई फाइंड कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, अगर मुझे लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो रहा है, आई शैल बी फर्स्ट टू बर्न इट, मैं पहला इंसान होऊंगा जो इसको जलाऊंगा। ये किसका कोट था? ये कोट था फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है चैंपियंस ऑफ दलित्स राइट। इन्होंने दलित्स के राइट्स के लिए और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, दलित्स को राइट्स दिलाने के लिए और अनटचेबिलिटी जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंडर एबॉलिश हो चुकी है, उसके लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट पूछा जाता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स भी थे। अगर आपसे पूछे कोई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स भी थे, तो यस, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने एजुकेशन ली थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो पढ़ के आए थे, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने
इकोनॉमिक्स पे कुछ बुक्स भी लिखी हैं, हम आगे बात करेंगे। He provided the provision in Indian Constitution that guarantees civil rights. उन्होंने उनकी बी आर अम्बेडकर के एफर्ट्स की वजह से इंडिया के सिटीजन्स को मिलती है सिविल लिबर्टी। हमें मिलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनटचेबिलिटी का अबॉलिश, डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होती थी, या आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या रिजर्वेशन सिस्टम है, जो भी दबी कुचली क्लासेस हैं या कास्ट हैं, डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी हैं, उनको जो उनको रिजर्वेशन सिस्टम मिला है उसका क्रेडिट जाता है किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो ये थी इनका कुछ इनकी इंट्रोडक्शन। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इससे इम्पॉर्टेंट क्या है एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से इनको जाना जाता है। महर दलित कास्ट से ये बिलोंग करते थे। ये एक महाराष्ट्र की कास्ट है। पैदा होते हैं ये मऊ में, मध्य प्रदेश में। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। दलित राइट्स और अनटचेबिलिटी के लिए ये जाने जाते हैं। दलित राइट्स और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के चैंपियंस इनको कहा जाता है। इनके ही एफर्ट से दलित्स को राइट्स मिले और अनटचेबिलिटी खत्म हुई, इंडिया से अबॉलिश हुई। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इनकी पढ़ाई होती है। इन्होंने इनकी वजह से इंडियन सिटीजन्स को मिली सिविल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, या कह सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से लेके फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके प्रिवेंशन की बात की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन सिस्टम है या जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम जो आया, उसका सारे का सारा जो एक उसका क्रेडिट है वो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका पॉलिटिकल थॉट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले बात करते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का डेमोक्रेसी के ऊपर क्या व्यू था। तो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या व्यू था ये आपको, जब अभी हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, सिविल लिबर्टी की बात की, तो आपको समझ आ गया होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी नॉट ओनली अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, बट ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है, थ्रू विच वी कुड ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। कि डेमोक्रेसी से हम सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक चेंज ला सकते हैं, पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं हम डेमोक्रेसी से। ही वॉज स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के स्ट्रॉन्ग डिवोटी थे और वो बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कंबाइन करते थे विद सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जब तक नहीं आती तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कैसे आएगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाने के लिए हमें सोसाइटी में चेंज लाना होगा, सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा। जैसे हम अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब की, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कंबाइंड विद सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये क्या है? सोशल डेमोक्रेसी। सोसाइटी में सबको एजुकेशन मिले, सोशल डेमोक्रेसी। सोसाइटी में सबको इक्वल वेजेस मिले,
अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को राइट टू वर्क मिले, वो अपने आप को इकोनॉमिकली अपग्रेड कर पाए, तो ये क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इज बेस्ड ऑन लिबर्टी की बात की उन्होंने, इक्वालिटी की बात की उन्होंने, फ्रेटर्निटी की बात की उन्होंने, जस्टिस की बात की उन्होंने, ह्यूमन डिग्निटी की बात की उन्होंने, राइट्स ऑफ अनटचेबल्स की बात की उन्होंने। राइट, उन्होंने बोला अनटचेबल्स जो हैं, जो दलित्स हैं, वो माइनॉरिटी में हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी देगा राइट्स की। कौन से राइट्स? राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी से जीना, राइट टू लाइफ। दे विल बी नो लॉन्गर सफर एट द विल ऑफ मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी रूल के की मर्जी पे वो सफर नहीं करेंगे, उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी पे क्या विचार है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये कैसे अचीव होगा? वी कुड ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के स्ट्रांग डिवोटी हैं, बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, बात करते हैं लिबर्टी की, इक्वालिटी की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, राइट टू लाइफ की, फेयर जस्टिस की, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। ठीक है, और जो माइनॉरिटी हैं वो अब मेजोरिटी उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इनको कहा जाता है। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बताते हैं कुछ कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कुछ कंडीशन बनाते हैं, बताते हैं जो एग्जीक्यूटिव को फॉलो करनी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन सी 4 कंडीशंस बताई एग्जीक्यूटिव्स के लिए। एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? एक होते हैं लेजिस्लेचर, जो पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो उन कानून को पब्लिक पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में कुछ इन्होंने बताया, कुछ कंडीशन बताई। क्या क्या? कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को अपॉर्चुनिटी देगी गवर्नमेंट बनाने की। मेजोरिटी शुड गिव माइनॉरिटी द अपॉर्चुनिटी इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट। ठीक है, माइनॉरिटीज शुड बी रिप्रेजेंटेड, माइनॉरिटीज अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे अपने मेंबर्स के थ्रू, मींस उनके लिए रिजर्व सीट्स रखी जाएंगी। जैसे पंचायत सिस्टम में आपको पता है 33%, जैसे 33% फीमेल की रिजर्वेशन होती है, ऐसे एससी की अलग से रिजर्वेशन होती है, एसटी की अलग से रिजर्वेशन होती है। ऐसे ही जॉब्स में जैसे इंडिया में कुछ परसेंट सीट्स रिजर्व होती हैं एससीज के लिए, कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं एसटी के लिए। तो ये इस चीज़ के लिए, इस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को कुछ चेंजेस लाने हैं, एग्जीक्यूटिव को कुछ एग्जीक्यूटिव्स के लिए कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, कौन कौन से जो उन्होंने फुलफिल करनी है। एक, वो माइनॉरिटी को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने, ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ, अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो अप कर पाएँ। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने मेंबर्स खुद चुन के भेजें, रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा उनके लिए सरकार ने सीट रिजर्व किए हैं, और वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएं और अपने मेंबर चुन के भेजें। प्रिवेंट टायरेनी ऑफ मेजोरिटी इन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में जो एक तानाशाही है, मेजोरिटी की तानाशाही को प्रिवेंट करना है, कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगी, कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में एक बैलेंस बनाया जाएगा। जो मेजोरिटी में लोग हैं वो माइनॉरिटी वालों के राइट्स को नहीं दबाएंगे, उनकी तानाशाही को प्रिवेंट करेंगे। मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी वालों को अपॉर्चुनिटी देंगे गवर्नमेंट में आने की, पॉलिसी मेकर्स में आने की, ब्यूरोक्रेसी में आने की। माइनॉरिटीज़ वाले हैं जो वो अपने मेंबर खुद चुनेंगे, अपने एमएलएज, अपने एमपीज या पंचायत में वो चुन के भेजेंगे। और प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव फॉर गुड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक गुड और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हैं कुछ कंडीशंस। कितनी कंडीशंस बताते हैं फुलफिल करने के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए? 4। कौन कौन सी? मेजोरिटी जो है माइनॉरिटीज को अपॉर्चुनिटी देगी, माइनॉरिटीज जो है वो अपने मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, और एग्जीक्यूटिव जो है वो मेजोरिटी की तानाशाही को प्रिवेंट करेगी, और बोलते हैं गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ स्टेट इन डेमोक्रेसी, सरकार का क्या रोल रहेगा डेमोक्रेसी में? सरकार का क्या रोल रहेगा? 3 इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं। टू मेंटेन राइट्स ऑफ सिटीजन्स, गवर्नमेंट का
सरकार का, स्टेट का ये रोल रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स को मेंटेन करके रखे। टू रिमूव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये स्टेट का काम है कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिमूव करे। टू गारंटी प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन की गारंटी कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दी हुई है, स्टेट का काम है उसको प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। तो कौन से 3 पॉइंट्स बताए, 3 रोल बताए स्टेट के डेमोक्रेसी में बी आर अम्बेडकर ने। टू मेंटेन राइट ऑफ एवरी सिटीजन, टू रिमूव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, टू गारंटी प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। चलिए, 3 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल टू फंक्शन डेमोक्रेसी प्रॉपरली। वो कहते हैं 3 कंडीशन बताते हैं डेमोक्रेसी को प्रॉपरली चलाने के लिए। पहला, अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का अप्लाई करने की बात करते हैं। मस्ट नॉट ले लिबर्टी एट द फीट ऑफ अनदर मैन, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं वो या जो भी सिटीजन्स हैं वो अपनी लिबर्टी किसी के पैरों के नीचे ना रखें। मीन्स वो लिबर्टी किसी लीडर से नहीं मांगते, वो लिबर्टी किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से नहीं मांग रहे, उनको लिबर्टी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनटू सोशल डेमोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऊपर हमने बात की है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दे दिए, तो अब सोशल डेमोक्रेसी होगी तभी चीजें चल पाएंगी। सोशल डेमोक्रेसी, सोसाइटी में वर्ण सिस्टम को खत्म करना है, सोसाइटी में सारे इक्वल हैं, सोसाइटी में अनटचेबिलिटी नहीं है। ठीक है। सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते थे? वो इसके अपोजिट की बात करते थे। वो बात करते थे कि सोशल डेमोक्रेसी तो होती रहेगी, पहले वो बात करते थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, पहले अंग्रेजों से सत्ता ली जाए, उसके बाद हम आस्ता आस्ता सोसाइटी में रिफॉर्म लाते रहेंगे। तो इनका व्यू बाल गंगाधर तिलक के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। चलिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का व्यू सोशल जस्टिस पे क्या था? सोसाइटी में जस्टिस, वही इक्वालिटी की बात करेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनका कोट है। ये इनकी एक स्पीच हुई थी 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था और उसके कुछ प्रोविजन लागू हो गए थे। उससे एक दिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर ने एक स्पीच दी थी एक दिन पहले। उस स्पीच का एक कोट इंपॉर्टेंट है कि ये कोट किसका है और ये क्या बात कर रहा है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट लास्ट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं चल पाएगी जब तक देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। मीन्स जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं अचीव होती तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। मतलब सोसाइटी में इक्वलिटी, सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात, सोसाइटी में जो भी इल प्रैक्टिस हैं उनको ख़त्म करने की बात, पहले सोशल चेंज हमको लानी है और फिर पॉलिटिकल चेंज अपने आप आएगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ब्रूटली क्रिटिसाइज, वर्ण सिस्टम को इन्होंने सपोर्ट किया या क्रिटिसाइज किया? इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, हिंदू कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है। गांधी की बात करें तो उन्होंने वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया, वर्ण सिस्टम को वो सपोर्ट करते हैं, वो वर्ण सिस्टम में सुधार लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वर्ण सिस्टम को हम ऑक्यूपेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा चाहे तो क्षत्रिय बन सकता है, शूद्रास का बेटा पढ़ के तो वो ब्राह्मण का काम कर सकता है। मीन्स कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम को सपोर्ट किया है गांधी ने, बट टोटली रिजेक्ट किया है अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर कहते हैं रूट कॉज ऑफ सोशल इनजस्टिस इन इंडिया इज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी गिफ्टेड बाय वर्ण सिस्टम। कहते हैं जो सबसे बड़ी सोशल इनइक्वालिटी, जो सोशल इनजस्टिस का जो रूट काज है वो है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो गिफ्ट किया है किसने? वर्ण सिस्टम ने। इसलिए वर्ना सिस्टम को वो पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हैं। वर्ना सिस्टम को हम फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट दैट इज धर्मशास्त्र में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ बात हम नहीं करेंगे। कौन कौन से 4 वर्ण हैं, क्या है, सब बात कर चुके हैं। इसको कहते हैं कि जो ये अनटचेबिलिटी है ये स्लेवरी की तरह है। जैसे स्लेवरी में जो स्लेव हुआ करता था
उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसके मालिक की। इवन वो भूखा रहे मरे जो मर्जी करे कोई मतलब नहीं था। तो अनटचेबिलिटी भी कुछ स्लेवरी की तरह ही है। किसने बोला अनटचेबिलिटी स्लेवरी की तरह है? बी आर अम्बेडकर ने। सोशल जस्टिस शुड बेस्ड ऑन सोशल डेमोक्रेसी। सोशल जस्टिस सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड होगा। सोसाइटी में सब इक्वल होंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? लिबर्टी, सबको लिबर्टी मिलेगी। इक्वलिटी, सब बराबर हैं। फ्रेटर्निटी, ये रहेंगे प्रिंसिपल लाइफ के। सोशल इक्वलिटी किस पे बेस्ड है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पे, फ्रीडम पे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सोशल जस्टिस एम्ड एट एलिमिनेशन ऑफ डिसएडवांटेजियस पोजीशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन इंडिया। सोशल जस्टिस का एम क्या रहेगा? कि जो डिसएडवांटेज पोजीशन हैं या डिप्रेस्ड क्लासेस हैं या अनटचेबल्स हैं या दलित्स हैं, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको खत्म करना। ठीक है, उसको एलिमिनेट करना। ही हेल्ड दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी में जो डिवीजन है, वर्ण सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम है, इससे क्या होगा? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। कि अगर सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं आएगी, सोशल जस्टिस नहीं आएगा, सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं होगी, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो चल ही नहीं पाएगी। ये बोलते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कास्ट सिस्टम हैज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिमोरलाइज्ड द हिंदूज। कहते हैं, किसने बोला कि कास्ट सिस्टम ने हिंदूज को डिमोरलाइज किया है और डिसऑर्गेनाइज्ड किया है? ये बोला बी आर अम्बेडकर ने। देयरफॉर इट नीड्स टू बी एबॉलिश्ड एंड रिकमेंडेड इंटरकास्ट मैरिज एंड रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स रिलीजन। इसलिए उन्होंने बोला और रिकमेंड भी किया कि कास्ट सिस्टम को हमने खत्म करना है, हमने इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना है, हमने इंटर डाइनिंग को प्रमोट करना है। इंटरकास्ट डाइनिंग मीन्स क्या होता था कि जो दलित थे वो अपर क्लास के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, सेम टेबल पे भी बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। तो इस चीज को खत्म करने की बात की। उन्होंने बोला कि हमें रिलीजन की तरफ रैशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी, रिलीजन को रीजन के साथ इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ही रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस थ्रू रिप्लेसिंग कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को खत्म करना होगा, सोशल जस्टिस को हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे? बाय फंक्शनल एंड रैशनल सोशिएटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रैशनल अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। बी आर अम्बेडकर ने 5 स्टेप बताए हैं अनटचेबल्स के लिए जो उनकी कंडीशन को इंप्रूव करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 5 स्टेप्स टू अनटचेबल्स टू इंप्रूव देयर कंडीशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन से 5 स्टेप्स बताए हैं अनटचेबल्स को, दलित्स को, उनकी कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए? पहले नंबर पे फर्स्ट, दे शुड रिफ्यूज टू डू ट्रेडिशनल अनटचेबल वर्क। दलित के साथ कुछ वर्क अटैच थे, जैसे गटर वगैरह साफ करना, टॉयलेट साफ करना, ये सारे काम दलित से करवाए जाते थे, उनको लोअर कास्ट माना जाता था। तो फर्स्ट स्टेप बताते हैं कि दलित्स हैं जो, या जो अनटचेबल्स हैं, वो अपना ट्रेडिशनल वर्क जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो करने से रिफ्यूज कर दें, बोले मैंने ये काम नहीं करना, आप अपने घर का काम खुद करो। हाँ, तो अगर वो ये बात बोलेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? वो मतलब फिर अगर ये काम ही बंद कर देंगे, उनके साथ एक ही काम जुड़ा हुआ है साफ सफाई करना, तो उनकी रोजी रोटी कहाँ से आएगी? वो बोलते हैं उससे पहले उनको एजुकेट करना है अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेशन स्टेटस बढ़ाएं और बोलें हम ट्रेडिशनल काम नहीं करेंगे। दे शुड टेक पार्ट इन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के हर लेवल में पार्टिसिपेट करें थ्रू देयर ऑन रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्वेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने दिया है, उनकी सीट्स रिजर्व की हैं, पढ़ाई करें, वो पढ़ाई करके ब्यूरोक्रेसी में जाएं, लेजिस्लेचर में जाएं, एग्जीक्यूटिव में जाएं। ठीक है, क्लर्क से लेके 4th क्लास से लेके आप जो है वो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक मीन्स जा सकते हो थ्रू रिजर्वेशन। दे शुड यूज लीगल सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। किसी से भीख नहीं मांगे, बल्कि वो लीगल सेफ गार्ड यूज करें जो उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल फॉर्म्स ऑफ कास्ट मस्ट बी एबॉलिश। जितनी भी तरह की कास्ट सिस्टम है उनको खत्म करने की बात की है। तो 5 स्टेप क्या बताएं? अपने आप को एजुकेट करो, अनटचेबल वर्क, ट्रेडिशनल अनटचेबल वर्क करने से मना कर दो, अपने आप को एजुकेट करो, गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करो,
अपनी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और लीगल सेफ गार्ड्स जो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनका इस्तेमाल करो और हर तरह के कास्ट सिस्टम को खत्म करो। बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट पे क्या बात की है? बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट पे क्या बात की है? सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है आगे बात करेंगे। मेन पर्पस ऑफ हिज लाइफ वाज इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स इन द इंडियन सोसाइटी। बी आर अम्बेडकर का मेन पर्पस क्या था? अनटचेबल्स या दलित्स हैं जो, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। वो कहते थे उनकी कंडीशन कैसे इंप्रूव होगी? जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं या दलित्स हैं या अनटचेबल्स हैं, उनकी कंडीशन को इंप्रूव करना ही पर्पस था उनका। वो इंप्रूव होंगी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कैन एड्रेस द इश्यूज ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। ही हेल्ड दैट डिप्रेस्ड क्लासेस आर इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एंड हैव नो लिंक्स विद हिंदूज। वो कहते हैं जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं ये एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है, सॉरी, डिप्रेस्ड क्लास एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है, इनका हिंदूज के साथ कोई भी लिंक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं, हमें अलग से सीट्स दी जाएं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। एक मिनट। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की उन्होंने। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इशू को एड्रेस करने के लिए कम्युनल अवार्ड आता है। कम्युनल अवार्ड किसने दिया? कम्युनल अवार्ड वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ऑन अगस्त 16, 1932। कम्युनल अवार्ड कौन लेकर आया? कम्युनल अवार्ड कौन लेके आया? कम्युनल अवार्ड लेके आए ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। कब? 1932 को। कम्युनल अवार्ड क्या बात करता है? कम्युनल अवार्ड बात करता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। आगे बात करते हैं, आपको सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। वाइल कौन सी कमेटी थी? अगर आपको पूछे कौन सी कमेटी ने कम्युनल अवार्ड को रिकमेंड किया था, तो कम्युनल अवार्ड को या रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं इसको, उसको रिकमेंड करने वाली जो कमेटी थी सारी, उसका नाम था इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी या लोथियन कमेटी। बी आर अम्बेडकर ने मांग की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना। इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी बनाई गई या लोथियन कमेटी बनाई गई, लोथियन उसके हेड थे। तो उसने रिकमेंड किया कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने चाहिए। किस नाम से आए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बिल था? कम्युनल अवार्ड या रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, ठीक है। चलिए, इसको हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। कब ये अनाउंस हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस खत्म होने के बाद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से 32 के बीच में, ठीक है। इन्होंने बोला, क्या बोला इस कमेटी ने कि सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, एक्सटेंड किए सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिसको आज हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, और भी कुछ माइनॉरिटीज को दिए। ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं हम कि सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट कब आए थे? तो 1909 में आए थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए आए? मुस्लिम्स के लिए। कब आए? 1909 में। उसके बाद 1919 में 10 साल बाद सिख्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, इंडियन क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए, और एंग्लो इंडियंस को भी। एंग्लो इंडियंस कौन है? वो इंडियंस कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने इंडिया के लोगों के साथ शादियां की थी। इंडिया और इंग्लैंड जो ब्रिटिश थे उनके बीच में जो शादियां हुई, उस कम्युनिटी को बोलने लगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंड यूरोपियंस, और कुछ यूरोपियंस को भी मिले बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मतलब सबसे पहले कम्युनल इलेक्टोरेट कब आए? कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स 1909 में। कम्युनल मीन्स रिलीजन के बेस पे। 1909 मुस्लिम्स को मिले। 1919 में के एक्ट में सिख्स को और इंडियन क्रिश्चियंस को मिले, ठीक है। और 1932 में दलित्स को भी कम्युनल इलेक्टोरेट मिले या सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। क्या आपको पता है रिजर्वेशन सिस्टम में और सेपरेट इलेक्टोरेट में डिफरेंस क्या होता है? हल्का सा समझ लेते हैं।
आज का जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये अलग है, सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम अलग था। आज के रिजर्वेशन में क्या है, लेट सपोज कोई एमएलए है, आपके एरिया से लड़ रहा है, आपके एरिया में कोई सीट रिजर्व हो गई है एससी के लिए या एसटी के लिए, तो कोई एसटी का कैंडिडेट वहां से लड़ रहा है, तो उसको वोट देने वाले लोग क्या सिर्फ एसटी के होंगे? नहीं, उसको वोट कोई भी दे सकता है, किसी ने भी देना है, मतलब सब ने वोट देना है उसको। कैंडिडेट तो एसटी का है, बट उसको एसटी भी देंगे वोट, उसको एससीज भी देंगे, हिंदू भी देंगे, मुस्लिम्स भी देंगे, सिख्स भी देंगे, सब लोग देंगे उस एरिया वाले। ये है क्या है, ये है रिजर्वेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, अगर कोई कोई सीट मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है, तो किसी एक एरिया में वो सीट अगर रिजर्व होती है मुस्लिम्स के लिए, तो कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और वोटर भी मुस्लिम ही होंगे, सिर्फ मुस्लिम वोटर ही उसको वोट देंगे। तो इसके बेस पे क्या होगा, सोसाइटी बटेगी। अगर किसी एरिया में कोई एसटी कैंडिडेट है, अगर वहां सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, तो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला भी एसटी वाला होगा और वोट देने वाले भी एसटी वाले होंगे। तो ये डिफरेंस होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में और रिजर्वेशन में। ठीक है, तो कौन मांग कर रहा था, बी आर अम्बेडकर कहते हैं जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्या गांधी इसके फेवर में थे? गांधी इसके फेवर में नहीं थे। गांधी कहते हैं, गांधी ने को लगा कि कम्युनल अवार्ड जो है वो इंडिया की यूनिटी पे, नेशनलिज्म पे एक अटैक है, इससे और डिवीजन पैदा होगा। तो गांधी ने बोला मैं कम्युनल अवार्ड के बिल्कुल खिलाफ हूं। गांधी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। गांधी ऑलरेडी एक जेल में बंद थे जिसका नाम था यरवादा जेल। यरवादा जेल में बंद थे गांधी। 20 सितंबर 1932 की बात है और गांधी ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी और बोला कि मैं फास्ट अप टू डेथ रखूंगा, मैं फास्ट रखूंगा जब तक मर नहीं जाता। बी आर अम्बेडकर के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया कि आप वापस ले लो, आप एग्री हो जाओ कि कम्युनल अवार्ड को वापस लिया जाए। बी आर अम्बेडकर ने बोला कि नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा, मेरी कम्युनिटी का सवाल है। फिर गांधी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते को कहते हैं द पुणे पैक्ट। द पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट कब साइन हुआ? सितंबर 24, 1932। 4 दिन के लिए गांधी जी फास्ट पे बैठे, 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो 24 सितंबर 4 दिन बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया बी आर अम्बेडकर के ऊपर, बट अम्बेडकर नहीं माने। फाइनली महात्मा गांधी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पूना पैक्ट कब हुआ साइन? 24 सितंबर 1932। किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ। कौन से इश्यू पे हुआ? कम्युनल अवार्ड के इश्यू पे। बात की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको रिजर्वेशन देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आप वापस ले लो, आपके लिए हम सीट्स रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? एग्रीमेंट अलाउड फॉर यूनिफाइड इलेक्टोरेट वाइल इंश्योरिंग रिजर्व सीट्स की बात की डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लेजिस्लेटिव बॉडीज में, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडिया सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। पुणे पैक्ट कब साइन हुआ? 24 सितंबर को। 23 लोगों ने ये साइन किया, और भी प्रोमिनेंट लोग थे। शाम के 5 बजे ये साइन हुआ। महात्मा गांधी तो जेल थे, तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या बात करेंगे हम। ये साइन तो हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, बट महात्मा गांधी जेल में थे और उनकी जगह साइन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जो कि फाउंडर हैं बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं पूना पैक्ट। किसके बिहाफ पे? हिंदूज के बिहाफ पे और गांधी के बिहाफ पे, और दूसरी तरफ अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ पे साइन करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट में दलित्स को या डिप्रेस्ड क्लासेस को मिल रही थी 80 सीट्स। तो जब उसकी जगह रिजर्वेशन सिस्टम आ गया तो 148 सीट्स रिजर्व कर दी गई दलित्स के लिए। तो दलित्स भी खुश, बी आर अम्बेडकर भी खुश और गांधी जी भी खुश। पैक्ट emerged has compromised to address the contentious issues of separate electorates for these communities, which was proposed by British government communal award। यहाँ एक इनका कोट इंपॉर्टेंट बनता है, दे कॉन्ट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। बी आर अम्बेडकर कहते हैं वो लोग क्या हिस्ट्री लिखेंगे
जो हिस्ट्री को भूल जाते हैं, दे कांट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। ठीक है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं अगर बोरिंग हो गया हो। डॉक्टर बी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया था इंडिया में? 1909 में मुस्लिम्स के लिए। फिर सिख्स और क्रिश्चियंस या एंग्लो इंडियंस को इंक्लूड किया 1909 में। उसके बाद 1932 में 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है या मैकडोनाल्ड अवार्ड आता है रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो एक्सटेंड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट टू दलित्स या डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया? लोथियन कमेटी ने या फ्रेंचाइज इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी ने। क्या इससे गांधी जी खुश थे? गांधी जी इससे खुश नहीं थे। गांधी जी जेल में फास्ट अप टू डेथ पे बैठ जाते हैं 20 सितंबर को। 4 दिन के लिए फास्ट रखते हैं। फिर पुणे पैक्ट साइन होता है किस किस के बीच में? महात्मा गांधी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में। कब साइन होता है? 24 सितंबर 1932 को। कौन करता है? गांधी जी की तरफ से होते हैं मदन मोहन मालवीय और दलित की तरफ से होते हैं बी आर अम्बेडकर। 80 सीट्स की जगह उनको 148 सीट मिल जाती हैं और ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडिया सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री में। दे कांट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री, ये किसका कोट है? बी आर अम्बेडकर का। चलिए आगे। बी आर अम्बेडकर का वुमेन के ऊपर क्या स्टैंड था? बी आर अम्बेडकर का फीमेल्स के ऊपर क्या स्टैंड था? एक इंपॉर्टेंट कोट है इनका, पूछा जाता है एग्जाम में। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी, मैं किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को मेजर करता हूँ। कैसे? कि उस कम्युनिटी की औरतें जो हैं उनकी प्रोग्रेस देख के। ठीक है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच इट्स वुमेन हैव अचीव्ड। फीमेल्स की प्रोग्रेस से ही मैं मेजर करता हूँ किसी कम्युनिटी की प्रोग्रेस। तो ये किसका कोट है? बी आर अम्बेडकर का कोट है। तो यहां से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि फीमेल के ऊपर उनका या वुमेन के ऊपर उनका क्या आइडिया था। अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वुमेन राइट्स इज ऑफन ओवरलुक्ड एंड नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस, विजनरी एंड अ फिलोसफर। ठीक है, सोशल इक्वालिटी की बात किया इन्होंने मेन और वुमेन की। इन्होंने बात की है एम्पावर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की। ठीक है, इक्वालिटी की बात की है, कास्ट में, जेंडर में इक्वालिटी, तो मेल फीमेल सब बराबर, रेस में इक्वालिटी, ठीक है, एथनिसिटी में इक्वालिटी, तो सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, लिबर्टी, मतलब मेल और फीमेल दोनों की बराबरी की बात की है। वुमेन राइट्स एंड देयर लिबरेशंस आर क्रूशियल फॉर बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अंबेडकर कहते हैं कि वुमेन राइट्स और उनकी लिबरेशन जो है वो क्रूशियल है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए। अंबेडकर वैल्यूज एंड विजन कंटिन्यू टू गाइड फेमिनिस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स में भी काफी इनका रोल रहा, इनके विजन का। अंबेडकर एडवोकेटेड फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्फीयर, चाहे पर्सनल स्फीयर हो चाहे प्रोफेशनल हो, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की अंबेडकर ने। Ambedkar was first to raise his voice against unequal treatment of women in factories and other places. सबसे पहले किसने आवाज उठाई जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था फैक्ट्रीज के बीच में, फैक्ट्रीज में या वर्क प्लेसेस में जहां फीमेल्स काम करती थी, वहां अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था मेल और फीमेल में। फीमेल को सेम वर्क के लिए कम पैसे मिलते थे, मेल को सेम वर्क के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे। तो इसके ये इशू उठाया बी आर अम्बेडकर ने। माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इनके एफर्ट्स की वजह से आया। इन्होंने एक्चुअली ड्राफ्ट किया एक एक्ट जिसका नाम था माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, विच डिमांडेड इक्वल पे एंड इक्वल राइट्स फॉर कोल माइन वर्कर। कोयले की माइन के जो वर्कर थे वहां फीमेल भी काम करती थी, वहां इक्वल राइट्स की बात की बी आर अम्बेडकर ने। मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, जो कोल माइंस में फीमेल्स काम करती हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उनके इक्वल राइट्स की बात की। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स एंड इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन। उन्होंने बोला कि फीमेल्स के लिए वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए। अंबेडकर एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे किसके? रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन
and urged them to make their own choices about conception. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात लेकर आए अंबेडकर। वो कहते हैं ये फीमेल की, ये वुमेन की चॉइस है कि वो कंसेप्शन मीन्स जब फीमेल की शादी हो जाती है तो उसकी चॉइस है उसने बच्चा करना है या नहीं करना। मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, या कुछ भी है, वो फीमेल की ही चॉइस रहेगी। ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ आज के टाइम में एक फंडामेंटल राइट है। अंबेडकर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ वुमेन्स राइट वाज हिंदू कोड बिल। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल है जो which revolutionized property and marriage practices and established laws for maintenance of women। इस हिंदू कोड बिल को लाने में सबसे बड़ा रोल है बी आर अम्बेडकर का, और इस बिल की वजह से चार एक्ट और पास होते हैं। कौन कौन से? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेट पूछी जाती है मैच करने के लिए कि हिंदू मैरिज एक्ट कब आया। तो हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में। ठीक है, क्या कहता है ये वुमेन्स को राइट देता है डाइवोर्स का एंड मेंटेनेंस का। वुमेन के पास राइट है, वो डाइवोर्स ले सकती है, उसको मेंटेनेंस देगा उसका मेल पार्टनर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। उसके नेक्स्ट ईयर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच गेव देम लीगल राइट्स टू इनहर्ट प्रॉपर्टी। फीमेल्स के पास भी लीगल राइट है, वो प्रॉपर्टी इनहर्ट कर सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट 1956। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया? 1955। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात कौन सा राइट करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। राइट टू डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस की बात कौन सा एक्ट करता है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये क्या बात करता है? वुमेन विच अलाउड वुमेन टू लीगली अडॉप्ट अ चाइल्ड। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का कौन सा एक्ट बात करता है कि एक हिंदू वुमेन लीगली बच्चा अडॉप्ट कर सकती है? तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 विच अलाउड वुमेन टू बी नेचुरल गार्डियन ऑफ देयर चिल्ड्रन। औरत ही नेचुरल गार्डियन होगी चिल्ड्रन की, उनके बच्चों की। ये हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956। प्रो वुमेन एक्ट्स, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज रिफॉर्म्स लेड टू अदर प्रो वुमेन एक्ट्स। इनकी वजह से और प्रो वुमेन्स एक्ट आए, जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, सबको बराबर पैसा मिलेगा काम का, एंड डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, विच ब्राइटन द डार्क रोड्स ऑफ वुमेन स्ट्रगल। तो ये कहीं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। गांधी और अंबेडकर के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। कास्ट सिस्टम को लेके गांधी का क्या मानना था और अंबेडकर का क्या मानना था? अप्रोच टू कास्ट। गांधी का मानना था, गांधी कहते हैं नीड फॉर सोशल रिफॉर्म विद एन एग्जिस्टिंग कास्ट। गांधी कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो वर्ण सिस्टम है उसको गांधी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं उसके बीच में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। वो अपलिफ्ट करते हैं अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं। अनटचेबल्स या दलित को एक नाम देते हैं हरिजन्स। हरिजन्स का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बी आर अम्बेडकर इसको नहीं मानते, कहते हैं आप इनको हरिजन बोल रहे हो, मीन्स आप नाम के लिए बोल रहे हो कि ये गॉड के बच्चे हैं, मतलब आप दिखाना चाह रहे हो कि ये डिफरेंट है, ये जो हैं ये आप दिखाना चाह रहे हो कि मतलब बेचारे की फीलिंग दे रहे हो। अंबेडकर रिजेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम को पूरे तरीके से और दलित्स के राइट्स के लिए लड़ते हैं थ्रू पॉलिटिकल एंड सोशल मीन्स। तो ये फर्क था कास्ट को लेके, कास्ट को सपोर्ट करते हैं गांधी और कहते हैं इसके बीच में
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गांधी जी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट ज़रूर करते थे, बट जब उन्होंने डिबेट किया अम्बेडकर के साथ, अम्बेडकर ने मूवमेंट्स चलाई काफ़ी सारी, तो एंड पैक गांधी को ये समझ आ गया कि अम्बेडकर सही है। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने की कोशिश की बी आर अम्बेडकर ने। गांधी का स्टार्टिंग में तो इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं था, बट एट द एंड गांधी ने इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट किया। वो इस हद तक जुड़ गए कि वो बोलने लगे कि मैं सिर्फ उसी शादी में जाऊंगा जो इंटरकास्ट हो रही होगी। ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट की बात करें तो गांधी ने नॉन वायलेंस का तरीका अपनाया। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करेंगे हम, सिविल डिसोबीडियंस का तरीका अपनाया है। तो अंबेडकर जो थे वो थोड़े अलग थे, वो डायरेक्ट और अग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहते थे सोशल इक्वालिटी के लिए। रिलीजन की बात करें तो गांधी रिलीजन को कैसे देखते थे, कहते थे, गांधी कहते थे रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम अलग नहीं कर सकते। हु किसने सेपरेट किया रिलीजन और पॉलिटिक्स को? मैकियावेली ने। सबसे पहले डिफरेंशिएट किसने किया? अरिस्टोटल ने। गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। ये कहते हैं कि रिलीजन लोगों को जोड़ता है और मॉरल वैल्यूज प्रमोट करता है। अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि लास्ट पे वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं। हिंदुइज्म से वो जब देखते हैं कि इसमें कमियां हैं, इसमें इक्वलिटी नहीं है, इसमें कास्ट सिस्टम है, तो हिंदुइज्म छोड़ के वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं गौतम बुद्धा का। बिलीविंग इट ऑफर्ड अ पाथ ट्रू ट्रू इक्वलिटी की बात करते हैं कि बुद्धिज्म ट्रू इक्वलिटी देता है, बुद्धिज्म लिबरेशन देता है ओप्रेशन से। पॉलिटिकल आइडियाज की बात करें तो गांधी ने फोकस किया, यूनाइटेड इंडिया की बात की उन्होंने थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। नॉन वायलेंट मीन्स से, सत्याग्रह से गांधी ने जोड़ने की बात की इंडिया को। बल्कि अंबेडकर ने इंपॉर्टेंस दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर और सोशल जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के ऊपर। ठीक है। गांधी को चाहिए था एक स्टेट लेस डेमोक्रेसी, तो अंबेडकर को चाहिए एक स्टेट विद कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। वुमेन के ऊपर क्या बात की? वुमेन के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गांधी कहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज और रिवोल्यूशनरीज आइडिया को हमने ब्लेंड करना है और वुमेन्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस में भी होनी चाहिए वुमेन की पार्टिसिपेशन, एजुकेशन में भी होनी चाहिए। बट गांधी कहते हैं औरतों को होम साइंस की पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि औरतों को घर चलाने हैं, मर्दों को बाहर के काम करने हैं। बट के अंबेडकर जो हैं वो इक्वलिटी की बात करते हैं, ऑल स्फेयर्स ऑफ डेवलपमेंट पे। सम रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है महर कास्ट मूवमेंट ऑफ 1924। महर कास्ट से ये बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र की है ये महर कास्ट। तो महर कास्ट मूवमेंट कहाँ चला? ये महाराष्ट्र में चला। फर्स्ट क्वेश्चन, महर कास्ट मूवमेंट कब चला? 1924 में। इसको डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट भी कहते हैं 1924 का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महर कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र में ये मूवमेंट चली, इसको लीड किया बी आर अम्बेडकर ने। 1924 की मूवमेंट है। इस मूवमेंट के तहत उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, जिस एसोसिएशन का नाम था ओट कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। ओट कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन या बहिष्कृत हितकर्णी सभा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहिष्कृत हितकर्णी सभा। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महर कास्ट मूवमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चल रही थी? तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये एक एसोसिएशन थी। ओट कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी कहते हैं। 1924 में ही बनाई गई ये बॉम्बे में। इसका मोटो क्या था कि जो दलित्स हैं उनको एजुकेट करो, उनको ऑर्गेनाइज करो और एजिटेट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेट। एजुकेशन दो, उनको ऑर्गेनाइज करो और एजिटेट करो, अपने राइट्स के लिए एजिटेशन करो। ये किसका मोटो है? बहिष्कृत हितकर्णी सभा या ओट कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का। कब लॉन्च हुई ये? 1824 को। कहाँ? बम्बे में। कौन सी कास्ट के द्वारा? महर कास्ट के द्वारा। इसलिए इसको महर कास्ट मूवमेंट भी कहते हैं।
डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट भी कहते हैं। इसका मोटो था एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। इसके बाद इनका एक कोट फेमस हुआ, इसी के बाद वो कोट क्या है? बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजिटेटेड। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड किसका कोट है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। कब ये फेमस हुआ? बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाने के बाद। क्या मोटो था? एजुकेट करो, ऑर्गेनाइज करो, एजिटेट करो। महार कास्ट मूवमेंट। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है महाड़ सत्याग्रह। देखो महार, महार एक कास्ट है महाराष्ट्र की, जिस कास्ट से बी आर अम्बेडकर बिलोंग करते थे। महाड़ एक जगह है महाराष्ट्र में। महाड़ क्या है? एक जगह है, वहां एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था बी आर अम्बेडकर ने, तो उस सत्याग्रह का नाम पड़ा महाड़ सत्याग्रह। महाड़ मीन्स महाड़ जगह है, महाड़ नाम की जगह पे सत्याग्रह करते हैं बी आर अम्बेडकर, तो उसका नाम है महाड़ सत्याग्रह। कब हुआ? 20 मार्च 1927 को। 20 मार्च 1927 को। इस महाड़ सत्याग्रह इज आल्सो कॉल्ड एज चौदार ताले सत्याग्रह। चौदार ताले सत्याग्रह। चौदार ताले क्या है? चवदार क्या है? चवदार एक लेक है। चवदार CHAWDAR, नहीं है ये। चवदार ताले सत्याग्रह किसको कहते हैं? महाड़ सत्याग्रह को। कब का है ये? 20 मार्च 1927 का। महाड़ सत्याग्रह एक सिग्निफिकेंट इवेंट था दलित मूवमेंट का। ये एक प्रोटेस्ट था जिसको लीड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर 1927 में महाड़ नाम की जगह में महाराष्ट्र में। क्या एम था इसका? इसका एम था राइट्स ऑफ दलित। दलित के राइट्स मीन्स जी अनटचेबल्स के राइट। क्या राइट्स थे? इनको राइट्स देने की बात की जाती थी। क्या राइट्स थे? महाराष्ट्र में महाड़ नाम की जगह पे एक लेक है, चवदार लेक, और वहां कुछ वाटर टैंक थे काफी सारे। वहां से महार कास्ट को कई सालों से पानी लेने या पानी पीने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, पानी लेने पानी पीने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोग चवदार लेक का पानी यूज करते थे, या महाड़ नाम की जगह पे जो टैंक्स हैं, वाटर टैंक, वहां से सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोग पानी ले सकते थे। अगर कोई अनटचेबल या दलित वहां से पानी लेता है तो उसको मार मार के बुरा हाल किया जाता था। तो इसके लिए सत्याग्रह करते हैं गांधी के पैटर्न पे। कौन? बी आर अम्बेडकर। इसीलिए इसको दलित मूवमेंट भी कहते हैं, चवदार ताले सत्याग्रह भी कहते हैं, क्योंकि चवदार लेक की बात हो रही है। 1927 का ये सत्याग्रह है। सत्याग्रह क्या होता है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं गांधी वाले लेक्चर में। तो यहाँ दलित्स के राइट्स की बात होती है। ये काफी सारे लोगों को लेके वहां जाते हैं। हिस्टोरिकली कई सालों से यहाँ इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी। इनको वहां से पानी नहीं लेने दिया जाता था। ड्राइंग वाटर फ्रॉम द टैंक एंड ड्रिंकिंग इट, मतलब उनको पानी लेने की परमिशन नहीं थी। और बी आर अम्बेडकर अपने काफी सारे सपोर्टरों के साथ वहां जाते हैं और चौदार लेक से पानी निकालते हैं और सबको पिलाते हैं। वहां के और टैंक से पानी निकालते हैं और सबको पिलाते हैं। और इसके खिलाफ एक मतलब खतरनाक टाइप का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया हिंदू कम्युनिटी ने। बाद में वो आस्ता आस्ता बैठ गया। इस तरह से ये मूवमेंट जो थी, ये सत्याग्रह जो था, ये कामयाब हुआ। द मूवमेंट इज कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल इवेंट ऑफ दलित मूवमेंट, मार्किंग अ कलेक्टिव रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम को पूरे तरीके से इन्होंने नकार दिया, ह्यूमन राइट्स की बात की। ठीक है, तो महाड़ सत्याग्रह महाड़ नाम की जगह पे है, पानी को लेके है, चवदार लेक और वहां के वाटर टैंक को के पानी को लेके है। दलित्स को, अनटचेबल्स को पानी लेने की परमिशन नहीं थी, तो वहां से बी आर अम्बेडकर ने पानी लिया और सबको पिलाया। ठीक है, चलिए मनुस्मृति दहन दिन। मनुस्मृति दहन दिन कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सबसे पहले ये दिन हुआ। 1927 की बात है। 1927 बी आर ये जो महाड़ सत्याग्रह भी 1927 में हुआ है, ये मार्च में हुआ है। और मनुस्मृति दहन डे दिन ये भी 1927 का है। साइमन कमीशन भी इंडिया में 1927 में आया था। ऐसी चीजों को कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति दहन डे क्या है? मनुस्मृति दहन डे 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को बी आर अम्बेडकर ने अपने बहुत सारे सपोर्टर्स के साथ मनुस्मृति की काफी सारी कापियां पब्लिकली जलाई कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता। मनुस्मृति मनुस्मृति में क्या है? लॉज ऑफ मनु है। मनु कौन है? मनु वर्ल्ड
फर्स्ट लॉ मेकर, दुनिया का सबसे पहला लॉ मेकर किसको कहा जाता है? मनु को। मनु गाड का बेटा है। हमने धर्मशास्त्र में ये डिटेल में पढ़ा है। तो मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है? मॉडर्न मनु कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। मनुस्मृति को जला देते हैं, मनु के लॉज को जला देते हैं। कब? 25 दिसंबर 1927 को। और आज के टाइम में तब से लेके आज तक 25 दिसंबर हर साल जो दलित लोग हैं या जो फॉलोअर हैं बी आर अम्बेडकर के, वो मनुस्मृति दहन दिन के नाम से मनाते हैं। ठीक है, मनुस्मृति दहन दिन 25 दिसंबर को होता है। मनुस्मृति को जलाया था। ठीक है। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या है? जाहिर सी बात है, पता ही चल रहा है इसके नाम से कि कोई कालाराम टेम्पल होगा, उसमें दलित्स की एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री देने की बात की होगी। तो कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट आल्सो कॉल्ड एज नासिक सत्याग्रह भी इसको कहते हैं। नासिक सत्याग्रह, ये महाराष्ट्र में है कालाराम टेम्पल या नासिक में, इसलिए इसको नासिक सत्याग्रह कहते हैं। इसको किसने लीड किया? बी आर अम्बेडकर ने लीड किया। कब? 1930 को, 2 मार्च 1930। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए ये चीजें आती रहती हैं। एम क्या था? एम था कि दलित्स को एंट्री दी जाए कालाराम टेम्पल के अंदर पूजा करने की। महाराष्ट्र में है ये, नासिक नाम की जगह पे। काफी सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इनके साथ, दलित्स को एंट्री नहीं मिलती थी कालाराम टेम्पल की। तो बी आर अम्बेडकर अपने सपोर्टर्स के साथ गए और इसमें जाके मंदिर में घुसे, जाके पूजा पाठ की। इनका एक कोट फेमस हुआ इसके बाद कि आई लाइक अ रिलीजन, मैं एक ऐसा रिलीजन पसंद करूंगा जो सिखाता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। किसका कोट है? बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनका दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट क्या है? ये एक रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल मूवमेंट है। दलित्स के बीच में का मूवमेंट है ये, दलित्स का। इसको स्टार्ट किया था बी आर अम्बेडकर ने। क्या किया था उन्होंने बुद्धिज्म को रीइंटरप्रेट किया और एक न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म स्टार्ट किया जिसका नाम है नवयान या नवयाना। हु वाज द फाउंडर ऑफ नवयाना? तो नवयाना क्या है? एक बुद्धिज्म का सेक्ट है। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा की अलग अलग बुक्स को इन्होंने पढ़ा, उसके बाद एक नया सेक्ट स्टार्ट करते हैं नवयाना बुद्धिज्म। दिस मूवमेंट हैज sought to be socially and politically engaged form of Buddhism। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया। बी आर अम्बेडकर ने लॉन्च किया ये मूवमेंट 1956 में, जहां 500,000 दलित, मतलब आधा मिलियन दलित के साथ साथ बी आर अम्बेडकर खुद भी हिंदुइज्म को छोड़ के तो नवयान बुद्धिज्म को अपनाया। पब्लिकली ऐलान किया कि आज से हम हिंदुइज्म को छोड़ रहे हैं, हम बुद्धिज्म को अपना रहे हैं। और बुद्धिज्म में भी किसको? नवयान बुद्धिज्म को। हिंदुइज्म को रिजेक्ट किया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और दलित्स के राइट्स को प्रमोट किया। ठीक है। तो मरने से कुछ टाइम पहले 1956 में ही इनकी डेथ हो जाती है, तो मरने से कुछ टाइम पहले वो बुद्धिस्ट बन गए। बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? बी आर अम्बेडकर फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन टू सीक जस्टिस, डिग्निटी और फ्रीडम्स ऑफ दलित। दलित्स की को जस्टिस दिलाने के लिए, उनको डिग्निटी और फ्रीडम देने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनी? 15 अगस्त 1936 को बनी। डेट इंपॉर्टेंट है। किसने बनाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक हुआ करती थी, इंडियन वाइस राय की। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो इंडिया में हेड ऑफिसर था वो वाइस राय था। ठीक है, तो वाइस राय की एक काउंसिल हुआ करती थी जिसको कहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस राय। उसमें एक लेबर मेंबर हुआ करता था। लेबर मेंबर का काम किया किसने? बी आर अम्बेडकर ने। क्या किया होगा? लेबरर जो थे, जो दलित लोग लेबरर का काम करते थे, उनको राइट्स देने के लिए, उनके राइट्स के लिए ये लड़े। ठीक है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस राय में लेबर मेंबर के तौर पर काम भी किया है 1942 से लेकर 1946 तक। 1942 डेट याद रहेगी क्योंकि इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई? बी आर अम्बेडकर ने 1936 में। लेबर मेंबर कब रहे? 1942 से 46 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाई इन्होंने 1942 में, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एससी फेडरेशन।
उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई इन्होंने 1956 में, 57 में। कैसे बनाई इन्होंने ये? 1956 में तो इनकी डेथ हो गई, तो 30 सितंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर ने अनाउंस किया, 30 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया कि जो ये हमारी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, इसको हम खत्म करके नेक्स्ट ईयर मींस 1957 को हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाएंगे, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आगे दलित्स के राइट्स की बात करेगी। ठीक है, किसको हटाएंगे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को हटाएंगे। बट उसके ये कुछ महीने के बाद, सितंबर के बाद दिसंबर में इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी पार्टी जो है इनके फॉलोअर बनाते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इनकी तो डेथ हो जाती है बट इनके फॉलोअर बनाते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, लेबर पार्टी इन्होंने, लेबर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने बनाई, लेबर मेंबर रहे। रिपब्लिकन पार्टी का अनाउंस किया 1956 में, किसको डिसमिस करके बनेगी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को, बट उससे पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। पुणे पैक्ट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 1932 में इन्होंने पुणे पैक्ट साइन किया, किस किस के बीच में हुआ? गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में। गांधी की तरफ से कौन था? गांधी की तरफ से थे मदन मोहन मालवीय, और इसने रिजर्वेशन दी दलित्स को। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में। 1990 में भारत रत्न मिलता है इनको। इनके मरने के काफी साल के बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, विश्व प्रताप सिंह की गवर्नमेंट थी 1990 में, जहां इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है, भारत रत्न से। इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1916। 1916 में और क्या हुआ था? होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट ने बनाई थी। ठीक है, सेम टाइम से ऐसे कोरिलेट करके चीजें याद कर सकते हैं। कास्ट इन इंडिया, इंडिया के में कास्ट, उनका मैकेनिज्म, जेनेसिस और डेवलपमेंट, ये किसकी बुक है? ये बी आर अम्बेडकर की बुक है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स थे ना ये, तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, 1923, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है ये बुक कि प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसकी बुक है? प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसका ओरिजिन और सोल्यूशन 1923 की बुक है, बी आर अम्बेडकर की बुक है। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये ऑटोबायोग्राफी है बी आर अम्बेडकर की। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 1927 की बुक है ये, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी की। ऐसे ही वेटिंग फॉर अ वीजा, ऑटोबायोग्राफी जो इंसान खुद लिखता है, एक होती है बायोग्राफी, बायोग्राफी कोई दूसरा पर्सन लिखता है किसी की लाइफ के बारे में, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखता है राइटर। तो वेटिंग फॉर अ वीजा ऑटोबायोग्राफी है बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, 1990 में ये लिखी गई। 1935 से 1936 के बीच में बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी, बट वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम इसको पब्लिश किया 1990 में, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बी आर अम्बेडकर, वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यहां तक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी बुक है? बी आर अम्बेडकर की। कब पब्लिश हुई? 1936 में। इसमें क्या है? जिसमें ये हिंदू कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, हिंदू कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कौन सी बुक में करते हैं? इनहेलेशन ऑफ कास्ट में। वेटिंग फॉर वीजा, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1916। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, 1923। वेटिंग फॉर वीजा, ऑटोबायोग्राफी बी आर अम्बेडकर की, 1935-36 में लिखते हैं, 90 में पब्लिश होती है वीपी सिंह की गवर्नमेंट में। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसमें वो हिंदू कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, गांधी और कांग्रेस ने अनटचेबल्स के लिए क्या किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक भी इन्हीं की है। किसने लिखी है? व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, 1945 की बुक है। 1945 जब यूनाइटेड नेशन बना था, जब कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1945 से 90। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था 1939 से लेकर 1945, ऐसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो ये भी बुक बी आर अम्बेडकर की है। हु वर शूद्राज, उसके नेक्स्ट ईयर 1946 में ये एक और बुक लिखते हैं कि शूद्राज कौन है, जहां ये बात करते हैं कि शूद्राज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम की बात करते हैं इसमें। द अनटचेबल्स, हु वर दे, अनटचेबल्स वो कौन थे और वो अनटचेबल क्यों बने, 1948 में की इनकी बुक है।
मतलब इनकी बुक शूद्रास पे होगी, अनटचेबल्स पे होगी, कास्ट सिस्टम की बात होगी, डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम की बात होगी, तो आपको ऐसे कंसेप्ट होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धा एंड हिज दम। तो बुद्धा एंड हिज दम इनकी एक बुक है 1957 की। ठीक है, गांधी एंड गांधीज्म। गांधी एंड गांधीज्म इनकी एक बुक है 1970 की। गांधी एंड गांधीज्म किसने लिखा? बी आर अम्बेडकर ने। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स या पेरियोडिकल हैं जो इन्होंने दलित्स के राइट्स को प्रमोट करने के लिए लिखे और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 5 हैं, कैसे याद रखेंगे? आपका एक भाई है जो काफ़ी मतलब सोशल एक्टिविज्म के काम करता है और आप अपने भाई को कहते हो कि माई ब्रदर शुड ज्वाइन पार्टी। आप अपने भाई को कहते हो कि माई ब्रदर शुड ज्वाइन पार्टी या पॉलिटिक्स, मेरे भाई को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो एम से मूक नायक। मूक नायक द लीडर ऑफ डम्प 1920 में इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920। तो ऐसे ही याद रखना है। मूक नायक, मूक नायक एम से मूक नायक द लीडर ऑफ डम्प 1920। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत ओस्ट्रासाइज्ड इंडिया 1924। ठीक है, ब्रदर से, ब्रदर के बी से बहिष्कृत भारत 1924। समता, समता का मतलब होता है इक्वलिटी 1928। शुड से एस समता। जनता, जनता मीन्स लोग, जनता पीपल 1930। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत एक वर्क है स्वामी विवेकानंद का भी है, देख लेना। तो प्रबुद्ध भारत बी आर अम्बेडकर का भी है एक, दोनों अलग अलग हैं। प्रबुद्ध भारत इनलाइटन इंडिया 1956। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? माई ब्रदर शुड ज्वाइन पार्टी या माई ब्रदर शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। ठीक है, एम से मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, जनता, समता, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। ठीक है, कैसे करेंगे याद? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, यस, इकोनॉमिक्स थे, जूरिस्ट थे, दलित लीडर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे वो, यस। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर। लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। स्ट्रांग सपोर्टर हैं फंडामेंटल राइट के। अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात करते हैं, अबॉलिशन की बात करते हैं। आर्टिकल 17 के अंदर आज अनटचेबिलिटी अबॉलिश है। अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स के लिए वो मूवमेंट चलाते हैं, अनटचेबल्स कहते हैं दलित को। और हरिजन कौन कहते हैं दलित्स को? महात्मा गांधी, सन ऑफ गॉड्स। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1956 में, जिसमें वो नयाना बुद्धिज्म को शुरुआत करते हैं, फाउंड करते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं ऑलमोस्ट 500,000 लोगों के साथ मिलकर। कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, बुद्धिज्म को अपनाते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने बनाया? बी आर अम्बेडकर ने। रिपब्लिकन पार्टी 1956 इसी को खत्म करके बनाना चाह रहे थे ये। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर 1947 से लेके 51 तक रहे बी आर अम्बेडकर। इकोनॉमिक्स और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे। पब्लिक फाइनेंस के ऊपर उन्होंने लिखी बुक्स, इकोनॉमिक्स प्लानिंग के ऊपर बात की और लेबर वेलफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इनहेलेशन ऑफ कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम पे अटैक किया। प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे बात किया, एक इकोनॉमिक स्टडी थी। हु आर शूद्रास, हिस्टोरिकल एनालिसिस था इनका एक। चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस किसको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। दलित एम्पावरमेंट के एक की प्लेयर थे ये, की फिगर थे। और जब ये पैदा हुए थे 14 अप्रैल को, उस दिन को पूरे इंडिया में पब्लिक हॉलीडे होती है और वो मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती के नाम से। ठीक है, तो कैसा लगा आज का लेक्चर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पे व्हाट्सअप करें और नोट्स को अवेलेबल करें। हमारे नोट्स और इन लेक्चर्स को कंबाइन करके आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे फ़ील करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।